अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री फेडरल बोर्ड चैप्टर नंबर 2 है एटॉमिक स्ट्रक्चर का। और इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज हैं। कैथोड रेज आज हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन्स को कहते हैं, तो आप यूँ भी कह सकते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो सबसे पहले आउटलाइन की बात करनी है, छोटी छोटी हेडिंग्स है। सबसे पहले इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फिर चार्ज, फिर इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नंबर 4 पे फ्लोरेसेंस, फिर शेडो फॉर्मेशन, 6 पे पाथ, मोमेंटम, एनर्जी, पेनिट्रेशन, आयोनाइजेशन, 11 के ऊपर एक्सरे प्रोडक्शन और देन केमिकल चेंज, और लास्ट के ऊपर चार्ज टू मास रेशो E/m इसकी बात करेंगे। तो चले बगैर टाइम ज़ाया किए प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज में सबसे जो पहली प्रॉपर्टी है वो इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये स्टडी किया था जे थॉमसन ने, इसके हिसाब से कि कैथोड रेज को जब इलेक्ट्रिक फील्ड से पास करते हैं तो कैथोड रेज डिफ्लेक्ट करती हैं टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। अब जिस पे पॉजिटिव चार्ज है उसको एनोड कहते हैं, तो आप यूँ भी कह सकते हो कि कैथोड रेज एनोड की तरफ डिफ्लेक्ट करती हैं। और ये स्टडी किया था जे थॉमसन ने 1897 में। दूसरी जो हेडिंग है वो चार्ज की है, क्योंकि जब इलेक्ट्रिक फील्ड से ये रेज कैथोड रेज पास करती हैं तो ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रही हैं। तो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करना बताता है कि इन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव की तरफ वही जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज हो। डिफ्लेक्ट टू द पॉजिटिव प्लेट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड शोज दैट द कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज, क्योंकि ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पॉजिटिव की तरफ वही जाएगा जो नेगेटिवली चार्ज हो। तीसरी जो हेडिंग है वो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है। जिस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड में कैथोड रेज डिफ्लेक्ट करती हैं उसी तरह से दे डिफ्लेक्ट इन मैग्नेटिक फील्ड। और ये प्रूव किया था, स्टडी किया था जे पैरन ने, ये 2 साल पहले 1895 में, यानी जे थॉमसन ने इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी 1897 में की, तो इसने 2 साल पहले ये मैग्नेटिक फील्ड वाली स्टडी कर ली थी 1895 में। नंबर 4 पे फ्लोरिसेंस है। फ्लोरिसेंस ग्लो करने को कहते हैं। कोई चीज़ जब ग्लो कर रही हो तो हम कहते हैं कि फ्लोरिसेंस जो है वो प्रोड्यूस कर रही है। तो जब कैथोड रेज स्ट्राइक करती हैं ग्लास ट्यूब पे, दे प्रोड्यूस ग्रीनिश फ्लोरिसेंस, वो ग्रीन ग्लो प्रोड्यूस करती हैं। कब? जब दे स्ट्राइक एट द वॉल्स ऑफ द ग्लास ट्यूब। ठीक है, ये स्ट्रिंग यहाँ पे आ चुका है, स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, ये होगा स्ट्राइक। जब ये स्ट्राइक करती हैं, कहाँ पर स्ट्राइक करती हैं? जिस ट्यूब के अंदर ये प्रोड्यूस हो रही हैं, उस ट्यूब का नाम क्या है? डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब में ये प्रोड्यूस होती हैं। तो डिस्चार्ज ट्यूब से जब प्रोड्यूस होकर एक सिरे से निकलकर, कैथोड से निकलकर एनोड की तरफ जाती हैं, तो एनोड के एंड के ऊपर जो वॉल है, ग्लास वॉल, उसके ऊपर ये स्ट्राइक करेंगे। और जब ग्लास वॉल के ऊपर ये स्ट्राइक करती हैं तो फिर वहाँ पे ग्लो प्रोड्यूस होता है। अब 5वीं जो हेडिंग है वो शेडो फॉर्मेशन की है। शेडो फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जब इन कैथोड रेज के रास्ते में कोई आप ओपैक ऑब्जेक्ट रख देते हो तो उसका शेडो बन जाता है। अब ओपैक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? लाइट के पास करने या ना करने के बेस पे हम ऑब्जेक्ट्स की 3 कैटेगरीज बनाते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट्स में से लाइट बिल्कुल पास कर जाती है, उन्हें हम ट्रांसपेरेंट कहते हैं। कुछ में से लाइट बिल्कुल पास नहीं करती, उन्हें ओपैक कहा जाता है। अब तीसरी कैटेगरी है कि जिसमें से कुछ लाइट पास कर जाती है और कुछ नहीं करती, उन्हें ट्रांसलूसेंट या सेमी ट्रांसपेरेंट कहते हैं। तो ये ओपैक है। ये ओपैक ऑब्जेक्ट जब आप इनके रास्ते में रखोगे, कैथोड रेज के रास्ते में, तो उसका एक जो है वो शार्प, काफ़ी डार्क शेडो जो है वो बनेगा। और ये प्रूव किया था टॉर्फ ने 1869 में, बहुत पहले जे थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से 1869 में ही इसने प्रूव कर दिया था कि हाँ ये शेडो फॉर्म करती हैं। अब देखो, शेडो फॉर्म करने के लिए जो रे के पास प्रॉपर्टी होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी ये है कि रे जो है वो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करे, और सेकेंडली रे जो है उसके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी हो, क्योंकि जो शेडो बनाती है वो वेव बनाएगी, पार्टिकल जो है वो शेडो नहीं बनाते। क्योंकि कैथोड रेज के रास्ते में जब आप शार्प ओपैक ऑब्जेक्ट रखते हो उसका शार्प शेडो बनता है। तो शार्प शेडो ये बताता है कि जो कैथोड रेज हैं इनके पास वेव लाइक प्रॉपर्टी, ये वेव लाइक नेचर मौजूद है, तभी ये वेव की तरह एक ओपैक ऑब्जेक्ट का शेडो बना देते हैं। नीचे डायग्राम में देखें, ये लेफ्ट साइड पे वो डायग्राम है जो अगर आपको पेपर में बनाना पड़े तो आप बना लें। एक सिंपल सी ट्यूब है, उसका सक्शन पंप, ये उसका एनोड पॉजिटिव, ये उसका कैथोड नेगेटिव, फिर ये मेटल क्रॉस है जो उसके रास्ते में रख दिया गया। जब इस पे कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो उसका जो शेडो है वो उसके एंड के ऊपर, ट्यूब के एंड के ऊपर वो बनेगा। इस तरफ ये एक रियल पिक्चर है, रियल एक्सपेरिमेंट की। ये वो ट्यूब है, डिस्चार्ज ट्यूब। इस पे देखें, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रख दिया गया और यहाँ पे उसका शेडो बन रहा है। अगर मैं शेडो को हाईलाइट कर दूं डार्क लाइन से,
तो ये शेडो बन रहा है उस ऑब्जेक्ट का जो इनके रास्ते में रख दिया गया। तो यहाँ पे आप देख लें जो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस है वो भी आपको नज़र आ रही होगी, ट्यूब के अंदर ग्रीन जो है वो ग्लो आपको नज़र आ रहा होगा। जैसे ऊपर हमने पढ़ा कि जब कैथोड रेज इसकी वॉल के साथ स्ट्राइक करेंगी तो ग्रीनिश फ्लोरिसेंस प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट हेडिंग है 6 पाथ। तो जैसे ऊपर टॉर्फ के एक्सपेरिमेंट में बात की कि कैथोड रेज जो है इन्हें स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना है, क्योंकि जिस रे ने ऑब्जेक्ट का शेडो बनाना है उस रे के पास दो प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक वेव लाइक प्रॉपर्टी और सेकेंडली उसे स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना चाहिए। तो चूंकि ये अपने रास्ते में आने वाले ओपैक ऑब्जेक्ट का शेडो फॉर्म कर देती हैं, लिहाजा इनके पास ये दोनों प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, एक तो वेव लाइक जो ऑलरेडी ऊपर हमने बात की, और सेकंड कि इन्हें स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करना चाहिए। तो स्ट्रेट पाथ में ये ट्रैवल करती हैं और ये साबित होता है ओपैक ऑब्जेक्ट के शेडो के बनने से। और अगेन ये इटॉफ ने 1869 में प्रूव किया। नेक्स्ट है नंबर 7 पे मोमेंटम। तो जो रेज हैं कैथोड रेज, इनके पास मोमेंटम भी होता है। तो ये कैसे पता चलता है इनके पास मोमेंटम है? अगर इनके रास्ते में आप एक स्मॉल पैडल व्हील को रख दें तो जब उस पर ये स्ट्राइक करती हैं तो उसको फिर ड्राइव करती हैं। दे कैन ड्राइव अ स्मॉल पैडल व्हील प्लेस्ड इन देयर पाथ, अपने रास्ते में आने वाले एक पैडल व्हील को ड्राइव करेंगी। मोमेंटम का आप 9th की फिजिक्स में सीखा। तो मोमेंटम का फार्मूला क्या है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। कैथोड रेज चूंकि मूव कर रही हैं तो इनकी वेलोसिटी तो है, और फिर दूसरी शर्त क्या है मोमेंटम के होने के लिए? मोमेंटम के होने के लिए दूसरा फैक्टर जो चाहिए वो मास चाहिए। तो मोमेंटम जो है वो सिर्फ मास रखने वाले पार्टिकल्स का होता है, मटीरियल पार्टिकल्स का होता है। अगर कैथोड रेज का मोमेंटम है, जो कि पता चलता है कि ये नीचे डायग्राम में देखें कि इनके रास्ते में अगर आप एक पैडल व्हील को रख दें तो उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगी और वो पैडल व्हील रोटेट करेगा। इसका मतलब ये है कि इनका मोमेंटम, कैथोड रेज का मोमेंटम शिफ्ट हुआ, पास हुआ किसको? पैडल व्हील को, और उसने रोटेट करना शुरू कर दिया। तो इनका मोमेंटम है जो ट्रांसफर हुआ है। मोमेंटम होने के लिए एक तो वेलोसिटी यानी मूव करना ज़रूरी है और सेकंड मास का होना ज़रूरी है। कैथोड रेज मूव तो कर रही हैं एनोड की तरफ, और फिर इनका मोमेंटम है तो मास भी होना चाहिए। तो इनके मोमेंटम से, इस एक्सपेरिमेंट से ये साबित होता है कि दे आर मटीरियल पार्टिकल। ऊपर टॉर्फ के एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि उनके पास वेव लाइक नेचर है। यहाँ मोमेंटम वाले एक्सपेरिमेंट से साबित हुआ कि उनकी नेचर जो पार्टिकल है, मटीरियल पार्टिकल वाली है। इसका मतलब है कि कैथोड रेज के पास डुअल नेचर है, ये पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती हैं और ये बिहेव करती हैं एक वेव की तरह। और इसी चैप्टर के एंड के ऊपर ये डुअलिटी का कंसेप्ट हम सीखेंगे कि जो वो पार्टिकल जिनका मास बहुत ज़्यादा होता है उनकी वेव लाइक नेचर भी जो है वो अपेरेंट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन्स या कैथोड रेज ऐसे ही हैं, एक तो इनका मास है बहुत थोड़ा सा, तो मटेरियल पार्टिकल भी हैं और वेव लाइक भी बिहेव करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो एनर्जी की प्रॉपर्टी है। अब एनर्जी जो है, आपने अगर काइनेटिक एनर्जी की हम बात कर लें तो मूविंग पार्टिकल के पास चूँकि काइनेटिक एनर्जी होती है, और काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है? हाफ mv²। तो काइनेटिक एनर्जी चूँकि हाफ mv² के इक्वल है, तो यहाँ से आपको एक बात समझ आ जाना चाहिए कि अगर इनके पास चूँकि ये मूव कर रहे हैं तो इनकी वेलोसिटी भी है कैथोड रेज की, फिर ऊपर साबित हो चुका कि उनका मास भी है। तो जब किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी हो और उसका मास भी हो तो डेफिनेटली उसके पास क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। और जब वो किसी चीज़ को हिट करेगा वो अपनी काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफ़र भी कर सकता है। तो कैथोड रेज के पास ये एनर्जी मौजूद होती है, दे पोजेस एनर्जी, और दे प्रोड्यूस हीट व्हेन दे फॉल ऑन द प्लैटिनम फॉयल। और जब ये प्लैटिनम फॉयल पे स्ट्राइक करेंगी इनकी एनर्जी प्लैटिनम को ट्रांसफ़र होगी, प्लैटिनम फॉयल हीट अप हो जाएगी और हीट अप होने से प्लैटिनम जो है वो ग्लो करना शुरू कर देगी। नंबर 9 के ऊपर है पेनिट्रेशन। चूँकि इनका मास बहुत कम है, फिर इनके ऊपर इनकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और मास बहुत कम है, तो हाई वेलोसिटी होने से, एनर्जी बहुत ज़्यादा होने से और फिर बहुत स्मॉल पार्टिकल होने से इनके पास पेनिट्रेशन की एबिलिटी आ जाती है। तो दे आर कैपेबल ऑफ पेनिट्रेशन, ये पेनिट्रेट कर सकते हैं, अंदर दाखिल हो सकते हैं। किस में? मेटालिक शीट्स में, एक पेपर की तरह, और पेपर से भी थिन शीट ले लें एल्यूमिनियम की या गोल्ड की, तो उसके ऊपर आप ये स्ट्राइक करें। ये जो कैथोड रेज हैं इनको जब आप स्ट्राइक करेंगे तो कैथोड रेज उस थिन शीट को क्रॉस कर जाएंगे, उसमें पेनिट्रेट कर जाएंगी। क्रॉस करना तो डिपेंड करता है कि वो थिन कितनी है, एटलीस्ट उसमें पेनिट्रेट लाजमी कर जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे 9th के अंदर आपने रदरफोर्ड एटॉमिक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था। रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में गोल्ड फॉयल लिया था और अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक किए थे, अल्फा पार्टिकल उस गोल्ड फॉयल, थिन गोल्ड फॉयल को
पेनिट्रेट करके क्रॉस करके आगे निकल गए थे। तो अल्फा पार्टिकल तो बहुत बड़े होते हैं, उनका मास बहुत ज़्यादा होता है, तो इनका तो मास कम है और एनर्जी ज़्यादा है कैथोड रेज की, तो इनका तो पेनिट्रेट करना और आसान है। नंबर 10 के ऊपर जो है वो आयोनाइजेशन है, वो रेज, वो पार्टिकल्स जिनकी वेलोसिटी ज़्यादा हो, एनर्जी ज़्यादा हो, फिर उनके ऊपर चार्ज भी हो, तो जिस मीडियम में से वो गुजरते हैं उस मीडियम को आयोनाइज कर सकते हैं। तो कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेज, जो यहाँ पे खाली कैथोड आ गया, ये पूरी बात होगी, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। तो कैथोड रेज कैन आयोनाइज द गैसेस को आयोनाइज कर सकती हैं ये कैथोड रेज, क्योंकि इनके ऊपर चार्ज है और फिर ये काफ़ी वेलोसिटी से जब गैस के एटम्स को हिट करेंगी तो फिर गैस के एटम्स को आयोनाइज कर सकती हैं। नंबर 11 के ऊपर है केमिकल चेंज। चूँकि कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन है, फिर इनके पास एनर्जी भी ज़्यादा है, वेलोसिटी भी ज़्यादा है, तो जब ये किसी मीडियम में से पास करेंगी तो फिर उस मीडियम के अंदर ये केमिकल चेंज ला सकती हैं। और मोस्ट ऑफ द केमिकल चेंज जो आती है वो रिडॉक्स नेचर की होती है, यानी ये रिडक्शन ला देंगी, ऑक्सीडेशन ले आएंगी। तो चूँकि ये रिडक्शन ऑक्सीडेशन इंड्यूस करवाएंगी अपने उस मटेरियल में जिसमें ये पेनिट्रेट कर रही हैं, जिस पे फॉल कर रही हैं, तो वो जो रिएक्शन होगा वो रिडॉक्स रिएक्शन होगा, और उसको आप कह सकते हो दे कैन काज केमिकल चेंज इन मटेरियल ऑन विच दे फॉल, क्योंकि इनके पास एनर्जी है, मोमेंटम है और वेलोसिटी काफ़ी ज़्यादा है। नंबर 12 के ऊपर आ जाएं, एक्सरेज प्रोडक्शन की। इसी चैप्टर में आगे चल के हमने एक्सरेज को टॉपिक को पढ़ना है। एक्सरेज वो रेज होती हैं जिनकी वेवलेंथ बहुत शॉर्ट, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी बहुत हाई हो, तो उस सेट ऑफ रेज को हम बोलते हैं एक्सरेज। और जब ये कैथोड रेज किसी हैवी मेटल के ऊपर हिट करें, कैथोड रेज जब किसी हैवी मेटल पे हिट करें तो दे कैन प्रोड्यूस एक्स-रेज। तो कैथोड रेज प्रोड्यूस एक्स-रेज व्हेन दे फॉल, दे हिट ऑन एनोड ऑफ द हैवी मेटल्स। और हैवी मेटल्स वो होंगे जिनके मैसेज, एटॉमिक मैसेज या एटॉमिक नंबर ज़्यादा हो। एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली एटॉमिक मास भी ज़्यादा होगा। तो हैवी मेटल्स जिनके एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, उनके एनोड के ऊपर जब ये हिट करती हैं कैथोड रेज तो दे प्रोड्यूस एक्स रेज। और लास्ट के ऊपर नंबर 13, चार्ज टू मास रेशो। चूँकि कैथोड रेज का चार्ज भी है और मास भी है, तो चार्ज सेपरेटली कैलकुलेट करें, मास सेपरेटली कैलकुलेट करें। चार्ज को मास से डिवाइड कर दें तो चार्ज टू मास रेशो आती है, और इसको जे थॉमसन ने डिटरमिन किया था। तो चार्ज टू मास रेशो जो इसकी आती है वो 1.7588 इंटू 10⁻11 कूलम्स पर केजी। ये नंबर जो है वो आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको E/m की वैल्यू पुट करना पड़ेगी। तो जैसे हमने पहले बात की, जे थॉमसन ने इसको डिटरमिन किया और उसने प्रूव किया कि जो कैथोड रेज हैं एक्चुअली वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये जो चार्ज टू मास रेशो कैथोड रेज की है, यही चार्ज टू मास रेशो इलेक्ट्रॉन की भी है। फिर चूंकि कोई भी डिस्चार्ज ट्यूब में कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन डालें, ऑक्सीजन डालें, नाइट्रोजन डालें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, वाटर के वेपर्स डालें, किसी और मटेरियल के वेपर्स डालें, कोई भी गैस आप डिस्चार्ज ट्यूब में फिल कर दें, उससे एक ही तरह की कैथोड रेज प्रोड्यूस होती हैं हमेशा, और उनका चार्ज टू मास रेशो हमेशा यही वैल्यू आती है। तो हम कहते हैं कि कोई भी मटेरियल आप कैथोड रेज में पुट कर दो, चार्ज टू मास रेशो यही आनी है। तो फिर E/m ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कैथोड रेज डज नॉट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ गैस। कोई भी गैस हो, E/m हमेशा यही रहेगी, और इसका ये कांस्टेंट है, इट इज़ ऑलवेज सेम। इसका एक और भी मतलब है कि कोई सा भी मटेरियल, उसके वेपर्स या उस गैस को आप डिस्चार्ज ट्यूब में फिल करो, तो चूँकि उससे हमेशा एक ही तरह की कैथोड रेज प्रोड्यूस होनी है, यानी इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होने हैं, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स आर द पार्ट ऑफ ऑल एटम्स। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं, एटम्स के लाजमो मलजूम हिस्सा हैं एटम का। तो इसी तरह से इस लास्ट हेडिंग के साथ ये वीडियो लेक्चर एंड हुआ। इसके अंदर हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड रेज को डिस्कस किया। इससे अगले लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि जे थॉमसन ने किस तरह E/m यानी चार्ज टू मास रेशो डिटरमिन की। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।